डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा में 59 सांसदों की विदाई। पीएम मोदी ने सेवानिवृत्त सांसदों को राज्यसभा में विदाई दी। पीएम ने कहा, राजनीति में नहीं होता कोई फुल स्टॉप। निवर्तमान सांसदों के योगदान और अनुभव की सराहना की। वहीं खड़गे ने पूर्व पीएम देवगौड़ा को लेकर कसा तंज, कहा मोहब्बत हमसे की, शादी मोदी जी के साथ। राहुल गांधी के खिलाफ 200 से अधिक पूर्व नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने लिखा पत्र। राहुल गांधी से संसद के भीतर और बाहर किए गए कृत्यों पर की सार्वजनिक माफी की मांग। संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। योगी सरकार के 9 साल। सीएम योगी ने अपनी सरकार के 9 साल का रखा लेखा जोखा। सरकार के 9 वर्ष पर एक पुस्तक का किया विमोचन। कहा, आज उत्तर प्रदेश बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश। पश्चिम एशिया में जंग में इजरायल ने ईरान को दिया बड़ा झटका। हवाई हमले में अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत की पुष्टि। आज हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां राज्यसभा में बुधवार को अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को बधाई दी गई। इनमें पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, आरपीआई नेता रामदास अठावले शामिल हैं। हालांकि पवार और आठवले राज्यसभा के लिए फिर चुन गए हैं। मोहब्बत हमसे की, शादी मोदी जी के साथ। खड़गे ने पूर्व पीएम देवगौड़ा से कहा तो पीएम हंसने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के विदाई सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता और निवर्तमान सांसदों के योगदान की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं, हर किसी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने संसद को एक ओपन यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। पीएम ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि जो नए सांसद आएंगे उन्हें भी यह अनुभव और विरासत मिलेगी। जीवन में या सामाजिक जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होता है, वह राष्ट्र जीवन के साथ अपने जीवन को गढ़ने का भी मौका है। उनको यह भरोसा होता है कि चलो यहाँ नहीं तो उस सदन से कुछ तो हासिल होगा। जो सांसद विदाई ले रहे हैं, आने वाले दिनों में ये मौका नहीं मिलेगा। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनको नई और पुरानी संसद में बैठने का अवसर मिला। ऐसे कई सांसद अब विदा हो रहे हैं। यह सेकेंड ओपिनियन सारी बहस को नया आयाम देती है, हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। ये 6 साल यहाँ जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को गढ़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को गढ़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहाँ आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच, समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। यहाँ नहीं है तो एचडी देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, उनके साथ ही मैं काम किया। लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप कैसा माने मुझे मालूम नहीं है। संसद परिसर में हाल की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 200 से अधिक सेवा निवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है। इस पत्र में संसद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। 17 मार्च को जारी इस पत्र में कहा गया है कि भारतीय संसद देश की संवैधानिक व्यवस्था का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता की सामूहिक इच्छा अभिव्यक्त होती है और कानूनों का निर्माण होता है। संसद की गरिमा केवल परंपरा का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की संवैधानिक आत्मा का अनिवार्य तत्व है।
इसलिए संसद भवन और उसके पूरे परिसर में सांसदों के आचरण का स्तर सर्वोच्च होना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया कि संसदीय परंपराओं के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के कक्षों के साथ साथ संसद की सीढ़ियां, गलियारे और लॉबी भी संसद परिसर का अभिन्न हिस्सा है और इन सभी स्थानों पर वही मर्यादा लागू होती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने 12 मार्च की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन माननीय अध्यक्ष द्वारा संसद परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या विरोध पर स्पष्ट रोक के बावजूद विपक्षी सांसदों ने निर्देशों की अवहेलना की थी। इस पत्र में यह भी कहा गया कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, जहां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर विमर्श होना चाहिए, लेकिन इस तरह की गतिविधियां संसद को विचार विमर्श के मंच के बजाय राजनीतिक नाटकीयता का मंच बना देती हैं। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी द्वारा संसद के भीतर और बाहर किए गए ऐसे कृत्य सार्वजनिक विमर्श के स्तर को गिराते हैं और संसद की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, जिससे सार्वजनिक समय और संसाधनों की भी हानि होती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस बात पर विशेष चिंता जताई कि यह आचरण ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर है। सरकार से सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसा करते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को साख को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बुधवार को रखा। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर एक पुस्तक का विमोचन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुआ है वह प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव से किए गए कार्यों और जनता जनादर्शन के सहयोग का प्रतिफल है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 2017 के पहले 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से भी कम उद्योग थे और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख MSME यूनिट यूपी में आज के दिन पर कार्यरत है। MSME यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। खन्ना जी कह रहे थे कि मैं बोलता तो मैं यहां पे गाना सुनाता एक, और वैसे सुनाएंगे भी वो। लेकिन बहनों और भाइयों, जो ये थीम 9 दी गई है सुरक्षा के मुद्दे पर, आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरते हुए बयान दिया। विदेश नीति पर सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, भारत सरकार दुनिया में अपने दोस्त कम बना पाई है। जिस देश के मित्र देश कम होते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसका असर देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और विदेश नीति पर पड़ता है। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री को पहले ही जीत की बधाई दे दी। अखिलेश ने कहा, मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं ममता बनर्जी जी को, जनता उनके पक्ष में मतदान करेगी। उनके इस बयान को विपक्षी एकजुटता और बंगाल की राजनीति में संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें उनके परिवार और समर्थकों से मिलने का मौका मिला।
मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को और उनके सभी साथियों को। और मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है उन्हें हराने के लिए, डीजीपी का हटाना और अधिकारियों को हटाना, जिले स्तर पे अधिकारियों को हटाना, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं आएगा। ये गंभीर विषय इसलिए बनता है कि भारत सरकार दुनिया में अपने दोस्त कम बना पाई है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, इसके मित्र देश कम हो गए हैं और जिस देश के मित्र देश कम होते हैं उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। वरुण गांधी ने 17 मार्च को एक्स पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ वरुण गांधी, उनकी पत्नी और बेटी भी हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभामंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। अब सवाल है कि क्या वरुण गांधी को बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी देगी बीजेपी? वरुण गांधी ने पीएम मोदी से क्यों मुलाकात की? झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का कार्यकाल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का मुद्दा जमकर उठा। इस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेटेट के आयोजन की तारीख घोषित करने की मांग रखी, जिसे लेकर पिछले 9 वर्षों से अभ्यर्थी इंतजार में है। ऐसे में सत्र के भीतर नेता प्रतिपक्ष को जवाब देते हुए इस मुद्दे पर रह रहे कि उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि सरकार 31 मार्च तक जेटेट का आयोजन करेगी। तो वहीं शिक्षा में सुधार को लेकर राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन को लेकर आज काफी लंबी बहस के बाद इस प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसमें संशोधन हेतु विभागीय मंत्री को कई सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए थे। इससे पहले आज सत्र की कार्यवाही के दौरान शिक्षक नियुक्ति, सहायक अभियंताओं, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, संताल में पेयजल की लंबित योजनाएं सहित कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने विभागीय मंत्री का घेराव किया। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और विभागीय मंत्री से जवाब मांगे। मतलब होता है विधेयक लाना, अनुमान विधेयक मंत्री लेके एक प्राइवेट बिल लेकर आया था, उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण, संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन चूंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का। कुछ त्रुटियां बताई गई, लेकिन मेरा मानना था कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक होता, राज्य के श्रमिकों के लिए, राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए विधेयक था और इस विधेयक को मैं एक निजी बिल के तौर पर ला रहा था। हालांकि उसे स्वीकार करना या ना करना तो सरकार का विषय था। 135 पन्नों का विश्वविद्यालय विधेयक और 2 घंटे का भी समय नहीं है। अब उसमें आप बताइए कि संशोधन कितना डालेंगे और कैसे डाल पाएंगे। अगर 1-2 संशोधन गया भी तो उसमें अगर बात आती है प्रवर समिति को भेजने में, तो उसमें इतना क्या परहेज है भाई। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का अलग रूप देखने को मिला। मंत्री ने श्री राम का पट्टा गले में पहनकर सदन में एंट्री की। इस दौरान उन्होंने आगामी रामनवमी पर्व को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे डीजे और जुलूस विवाद पर अपनी बात रखी और सनातन धर्म के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। वहीं पत्रकारों से कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को ईद पर न्योता भी दिया। उधर भाजपा विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस नए अवतार पर टिप्पणी करते हुए उनके सनातन प्रेम पर जवाब भी दिया। ऐसे पूजा पाठ भी करते हैं, देवघर मंदिर में देखे हुए आप लोग। पुजारी आदमी भी है, ठीक है, बात है, अच्छी बात है। हम लोग के ये संदेश देना चाहिए ये लोग के कि हम सनातन धर्म को मानने वाले आदमी हैं, तो अच्छा संदेश ये लोग दे, कम से कम सुबुद्धि आवे कि सब ये लोग देश हित में सोचे और सनातन के आगे बढ़ावे ये लोग। देखिए, ये जो हेमंत सरकार है ये लोगों को जानबूझ के भड़काना चाहती है, तनाव उत्पन्न करना चाहती है
और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेती है। आज हम सभी मिल करके ईद भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का प्रचार करके, इस प्रकार लोगों को भड़का करके यहाँ जुलूस मत निकालो, डीजे नहीं बजाओ, ये नहीं करो, वो करो, क्यों भाई? जो वर्षों से चलता रहा उसमें आपको आपत्ति क्यों है? पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं, चाहे वो कोई जात कोई धर्म, सभी लोग प्रभु श्री राम जी का वंशज हैं। तो उसको हर आदमी को पता लगाना पड़ेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। जय श्री राम बोलने से ही आपका स्वर्ग जगह मिलेगा। हम लोग बिल्कुल अलग हैं। इनकी सोच समाज को तोड़ने वाली है और हमारी सोच समाज को जोड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में आज 140 आत्मसमर्पित नक्सली जो पुनर्वास केंद्र में रहते हैं, उन्होंने सदन की कार्यवाही देखी। सदन की कार्यवाही देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इन लोगों से मुलाकात कर बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज पुनर्वास केंद्र में रह रहे हमारे भाई बहनों ने सदन की कार्यवाही देखी है। सरकार इनको मुख्य धारा में लाने के साथ इनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। दिल्ली के पालम स्थित सादनगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग में से छलांग लगा दी। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के कर्मियों ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया है। इनमें 3 लोग घायल हैं। करीब 30 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैल गई। इमारत में उस समय 10 से 15 लोग मौजूद थे। इनमें कुछ शव बरामद किए जा चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। इसके बाद कई लोग तो ऊपर से भी कूद गए, लेकिन बाकी परिवार के लोग अंदर फंस गए, जिनमें महिलाएं भी हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक मौके पर पहुंची, जब तक आज बहुत ज्यादा आग लग चुकी थी। आसपास के लोग भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंसे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। हालात इतने बिगड़ गए कि दमकल को भी 30 गाड़ियां भेजनी पड़ी। हाइड्रोलिक मशीन के जरिए जिन लोगों को निकाला गया वे पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थे। और आग भयानक तरीके से लगी हुई थी, सभी फ्लोरों में आग लगी हुई थी। फायर को एक्सटिंग्विश किया गया, उसके बाद में रेस्क्यू वर्क को अंजाम दिया गया और जिसमें हमने 2 डेड बॉडीज निकाली। एनडीआरएफ के आने से पहले 12 लोगों की लगभग इन्होंने निकाली है, फायर सर्विस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर। हाँ, अभी रेस्क्यू वर्क अभी काम चल रहा है। अभी 3rd फ्लोर पे अभी आग लगी हुई, आग बुझी नहीं है। जैसे ही एक्सटिंग्विश हो जाएगी तो हम अपने 3rd फ्लोर पे अपना काम स्टार्ट करेंगे। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास स्थित एक कॉलोनी में बुधवार भोर में भीषण हादसा हो गया। एक मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी और सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार में आग लग गई। ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रिजश्री एनएच पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है कि 1 फ्लोर पर हमारी टीम और काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे। अभी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल परिसर में बिना सुरक्षा इंतजाम के सीवेज चैम्बर साफ करने उतरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले एक मजदूर नीचे उतरा और फंस गया। उसे बचाने गए 2 और मजदूर भी जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद बाकी मजदूरों ने हंगामा किया। जब तक एसडीआरएफ वहां पहुंची काफी देर हो चुकी थी। हादसे में अनमोल माझी 25 वर्ष, गोविंद सेंद्रे 35 वर्ष और सत्यम कुमार 22 वर्ष की मौत हो गई। टिकरापारा टी विनय बघेल ने मौत की पुष्टि की। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन जिस हिसाब से मजदूरों की लाश को पीछे के रास्ते से लेकर जाना, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। और यहाँ भी बताना लाजमी होगा कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में इस टाइप का यह पहला किस्सा नहीं है। मरीजों के साथ खिलवाड़ ई हॉस्पिटल में होते आए हैं।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस अस्पताल के ऊपर नहीं की गई है। चंपावत जनपद के दूरस्थ ग्राम मानरमल्ला खेतीखान से एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई जिसने ये साबित कर दिया कि बदलाव के लिए उम्र नहीं बल्कि जज्बा मायने रखता है। 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने अपने अटूट संकल्प और वर्षों की कठिन साधना से उजड़ चुके मानर के जंगल को फिर से जीवंत कर दिया। अभी अवैध कटान और उपेक्षा के कारण सूना पड़ चुका यह वन क्षेत्र आज फिर से हरियाली से आच्छादित है और इस परिवर्तन के पीछे एक महिला का अथक संघर्ष है। बिना किसी सरकारी सहायता के भागीरथी देवी ने अकेली ही पौधरोपण का बीड़ा उठाया और इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अपने प्रयासों से एक पूरा जंगल इन्होंने वहाँ पे खड़ा किया है। मानरमल्ला। तो आपने अपने प्रयासों से ही एक पूरा जंगल खड़ा किया और जैसा आप बता रही थी कि पहले एक बूंद पानी नहीं था, इनके प्रयासों से वहाँ पे जो पानी है उसकी धारा भी है और आपने वहाँ बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए लाना चाहता था कि इनके संघर्ष और ये आप सभी के लिए प्रेरणा है। हम लोग अपने सरकारी दायित्वों में काम करते हैं बट इनके लिए ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। आपने अभी देखा है, उन्होंने कहा कि अनपढ़ नहीं है बट लेकिन जो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन व दिन प्रतिदिन नया मोड़ लेता जा रहा है। इजरायल के हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की। ईरान ने अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। IRGC ने इसके बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव में 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी, उनके बेटे और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि उनका देश हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि यह रास्ता ईरान के पास है, इसलिए वे अपने दुश्मनों को इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान पर 5000 पाउंड के बम गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के तटीय इलाकों में और मौजूद मजबूत मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलैंड की योजना गुजरात के मुंद्रा स्थित अडानी पोर्ट्स पर पहुंच गया है। यह UAE के फुजैरा पोर्ट से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए आया है। इस पर लगभग 6 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है। भारत में हर रोज लगभग 90 करोड़ लीटर तेल की खपत होती है। इससे पहले भारत का नंदा देवी जहाज गुजरात के वडीनार पोर्ट पहुंचा था। वहीं भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को LPG लेकर मुंद्रा पोर्ट आया था। इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन LPG है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। Somebody said they could leave today and it would take 10 years to rebuild the damage that's been done. But I think we have to make it a little bit more permanent because no other president has to go through this, and we shouldn't have any other president having to go through this kind of a thing. And if they didn't want to do it, if for some reason they didn't want to do it, we'd have the same problem. We don't ever want to have that problem again, not with lunatics. We can't have lunatics controlling nuclear weaponry. So I just want to thank everybody. तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।